हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर क्या हुआ और हम इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। और गाइज मेरे हिसाब से इस साल का AEW कंपनी का ऑल आउट पेपर एक बहुत ही बढ़िया पेपर था और हमें इस पेपर के ऊपर बहुत ही बढ़िया रेसलिंग के साथ कुछ बहुत ही बढ़िया सरप्राइजेस भी देखने को मिले हैं, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज ये सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। पर गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसके साथ ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि गाइज हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जानने को मिलता है। इसलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, जैसे कि CM पंक। तो अगर आप AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखना मत भूलना। और हाँ, आपको पहले बता दूं कि मैंने वो वीडियो बहुत पहले शूट की थी, इसीलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग सकता है। जो बातें मुझे आपको वीडियो शुरू होने से पहले बतानी थी, लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही साल के AEW कंपनी के ऑल आउट 2021 पेपर व्यू का रिव्यू और जानते हैं कि इस पेपर व्यू के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस पेपर व्यू के बाइंग शो की, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड्स और जोरासी एक्सप्रेस का मैच हार्डी फैमिली ऑफिस के अगेंस्ट देखने को मिला। और गाइस मैं इस मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप पूरा का पूरा मैच AEW कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर आपको इतना बताना चाहूंगा कि हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं, जिसके साथ ही इस मैच के आखिर में फेस टीम यानी कि जंगल बॉय ने इस मैच के आखिर में एनहेलिको के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सारे जंगल बॉय ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और गाइस ये मैच जीतने के बाद जोरासी एक्सप्रेस यहाँ चली गई और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर ही थे। और तभी यहाँ पर बुचर ने AEW कंपनी की तरफ रिटर्न कर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद यहाँ पर पूरे के पूरे हार्डी फैमिली ऑफिस ने मिलकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया। और तभी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स को बचाने के लिए जोरासी एक्सप्रेस, फास्टी ब्लॉन्ड्स और द डार्क ऑर्डर आ गई और यहाँ पर आकर सभी फेस सुपरस्टार्स ने ऑरेंज कैसिडी को बचा लिया। जो चीजें देखा जाए तो इस साल के ऑल आउट पेपर के बाइंग शो के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें थी और ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच था। इसीलिए AEW कंपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये मैच देखना मत भूलना। और यहाँ पर बुचर का भी AEW कंपनी अंदर रिटर्न हो चुका है, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे हार्डी फैमिली ऑफिस के अंदर क्या होता है। पर इसके साथ ही हम इस बाइंग शो के ऊपर डैन लैम्बर्ट का AEW कंपनी के ऊपर एक शूट प्रोमो भी देखने को मिला। पर इस सब के बाद हमें ऑफिशियल इस साल का ऑल आउट पेपर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस पेपर की, तो हमें इस पेपर की शुरुआत में ही AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए AEW TNT चैंपियन मीरो और एडी किंगस्टन के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसा कि यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कहा था, वैसे यहाँ पर एडी किंगस्टन इस मैच की शुरुआत से ही मीरो के नेक के ऊपर अटैक कर रहे थे। और जब कभी एडी किंगस्टन मीरो के नेक के ऊपर अटैक करते तब यहाँ पर मीरो काफी वीक दिखाई दे रहे थे। पर गाइस जैसे तैसे कर मीरो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर मीरो ने एडी किंगस्टन के ऊपर अपना सबमिशन वो गेम ओवर लगाया। पर फिर भी एडी किंगस्टन किस तरीके से यहाँ पर बच पाए और इसी बीच एडी किंगस्टन ने मीरो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पिनिंग बैकफिस्ट लगाया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली मीरो ये मैच हार सकते हैं। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर मीरो ने किक आउट कर दिया और यहाँ पर मीरो एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर रहे थे। और तभी यहाँ पर एडी किंगस्टन ने एक टाइम के लिए एक्सीडेंटली एक टर्नबकल एक्सपोज किया और यहाँ पर मीरो उसी टर्नबकल से एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन रेफरी ने मीरो को रोक लिया। और इसी बीच एडी किंगस्टन उस एक्सपोज हुए टर्नबकल के ऊपर मीरो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर रेफरी यहाँ पर फिर एक बार बीच में आ गया और इसी का फायदा उठाकर मीरो ने एडी किंगस्टन के ऊपर एक लो ब्लो लगाया। और इसके बाद एडी किंगस्टन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि सुपर किक लगाकर यहाँ पर एडी किंगस्टन को पिन कर मीरो ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस साल के ऑल आउट पेपर की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस जहां तक बात है इस पेपर के लिए क्राउड की, तो गाइस इस पूरे के पूरे ऑल आउट पेपर के लिए शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा क्राउड काफी ज्यादा एनर्जेटिक था, जिस वजह से पेपर देखने के लिए भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। पर गाइस इसके बाद में ऑल आउट पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली जापानीज लेजेंड यानी कि सातोशी कोजिमा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में सातोशी कोजिमा इस मैच के अंदर रिस्पेक्टफुली लड़ना चाहते थे, पर गाइस जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर सातोशी कोजिमा की डिसरिस्पेक्ट कर दी, जो देखकर यहाँ पर सातोशी कोजिमा ने जॉन मॉक्सली ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और गाइस यहाँ पर सातोशी कोजिमा ने प्रूव कर दिया है क्योंकि सातोशी कोजिमा जापान के अंदर एक लेजेंडरी सुपरस्टार है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर सातोशी कोजिमा ने जॉन मॉक्सली ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और यहाँ पर सातोशी कोजिमा अपने 50 साल की उम्र के अंदर भी ऐसे मूव्स लगा रहे थे जो देखने के लिए इंपॉसिबल लग रहे थे। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जापानीज सुपरस्टार्स के ऊपर एज का कोई फर्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर सातोशी कोजिमा बहुत ही अच्छी तरीके से रेसल कर रहे थे। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस माना कि इस मैच के अंदर सातोशी कोजिमा ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया और जब कभी जॉन मॉक्सली सातोशी कोजिमा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तब सातोशी कोजिमा जॉन मॉक्सली को फिनिशर रिवर्स कर देते थे, जो देखकर फाइनली यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने सातोशी कोजिमा के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर लगाने का ट्राई किया। और यहाँ पर मॉक्सली ने एक बार नहीं बल्कि सातोशी कोजिमा के ऊपर 2 बार अपना फिनिशर लगाया, जिसके बाद सातोशी कोजिमा को यहाँ पर पिन कर जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो जॉन मॉक्सली के लिए काफी बढ़िया मैच था। और गाइस फिर एक बार इस मैच के अंदर क्राउड काफी ज्यादा लाउड था और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जॉन मॉक्सली सातोशी कोजिमा को प्रेस कर रहे थे। पर गाइस तभी यहाँ पर वो हुआ जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग एक और लेजेंड यानी कि मिनोरू सुजुकी आ गई। और गाइस मिनोरू सुजुकी को यहाँ पर देखकर जॉन मॉक्सली भी काफी ज्यादा शॉक में थे और यहाँ पर इनके अंदर आकर मिनोरू सुजुकी ने जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और यहाँ पर सुजुकी ने जॉन मॉक्सली ऊपर एक पाइल
टावर भी लगाया। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे AEW कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइज अगर आपको ये नहीं पता कि मिनोरू सुजुकी कौन है तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि गाइज मिनोरू सुजुकी जापान के हॉल ऑफ फेमर सुपरस्टार है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मिनोरू सुजुकी कौन है। पर इसके बाद हमें AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर क्रिस स्टैटलैंडर के डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ उनके कॉर्नर के अंदर जिमी हेटर और एबल थी और क्रिस स्टैटलैंडर के साथ उनके कॉर्नर के अंदर ऑरेंज कैसिडी थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सरप्राइजिंगली यहाँ पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने ये मैच काफी तगड़ा मैच डिलीवर किया है। और शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और क्रिस स्टैटलैंडर ने कोई भी गलती नहीं की और इन दोनों की एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया थी। और यही हमें इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर की बहुत ही बढ़िया ताकत भी देखने को मिली। लेकिन एक टाइम के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर इनके बाहर हो गई, जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर एक काफी तगड़ा कर्व स्टॉम्प लगाया, जिसके बाद प्रोबेबली यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर आउट हो चुकी थी। पर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी काफी फायर्ड अप थे, जिन्होंने क्रिस स्टैटलैंडर को दोबारा रिंग के अंदर पहुंचने के लिए मदद की। और इसके बाद यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर की फिनिशर यानी कि सबमिशन हुक रिवर्स कर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि एडम कोल का फिनिशर यानी कि पैनामा सनराइज लगाया, जिस पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को बहुत ही तगड़ा पॉप मिला। पर इस सब के बावजूद डॉक्टर ब्रिट बेकर इसे मैच नहीं जीत पाई। और इसके बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने फिर एक बार क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर एक कर्व स्टॉम्प लगाया, पर क्रिस स्टैटलैंडर के यहाँ पर कर्व स्टॉम्प के ऊपर किक आउट करने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अपना फिनिशर लॉकजा लगाया और क्रिस स्टैटलैंडर सर्वाइव नहीं कर पाई और क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ पर पास आउट हो गई, जिससे रेफरी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को इस मैच के विनर घोषित कर दिया। यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्रिस स्टैटलैंडर ने इस मैच के अंदर टैप आउट नहीं किया, तो देखना पड़ेगा कि इसको लेकर हमें आगे AEW कंपनी के अंदर कोई स्टोरी लाइन देखने को मिलती है या नहीं। पर फिलहाल के लिए स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर गाइस इस मैच के बाद हमें AEW कंपनी के बैकस्टेज में अंद्रादे एल इडोलो का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर एलेक्स मार्वेज ने अंद्रादे एल इडोलो को पूछा कि अंद्रादे ने पहले भी पाक की फ्लाइट्स कैंसिल की है, तो क्या फिर एक बार यहाँ पर अंद्रादे ने पाक की फ्लाइट कैंसिल की है, जिससे कि साल के ऑल आउट पेपर पर अंद्रादे को पाक को फेस ना करना पड़े। और इस सवाल का जवाब देते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे ऑल आउट पेपर पर लड़ने के लिए तैयार थे, तो अंद्रादे यहाँ पर पाक की फ्लाइट क्यों कैंसिल करेंगे। और एक कहकर अंद्रादे ने यहाँ पर चावो गोरेरो से पूछा कि क्या चावो गोरेरो ने पाक की फ्लाइट कैंसिल की है, जिस पर चावो कह रहे थे कि चावो ने पाक की फ्लाइट कैंसिल नहीं की। लेकिन गाइज हम यहाँ पर चावो का फेस देखकर समझ सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर चावो गोरेरो ने ही फ्लाइट कैंसिल की है। और गाइज यहाँ पर सच में चावो गोरेरो ने पाक की फ्लाइट कैंसिल नहीं की है। यहाँ पर रियल लाइफ में पाक के साथ कोई ट्रैवल इश्यूज है, इसीलिए पाक इस साल के ऑल आउट पेपर पर नहीं आ पा रहे। पर AEW ने ये चीज एक स्टोरी लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दी है, जो देखने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गाइज यहाँ पर बात करते हुए अंदाजे ने कहा कि पाक तो इस साल के ऑल आउट पेपर पर नहीं आने वाले, तो देखते हैं कि क्या लुचा ब्रूस इस साल के ऑल आउट पेपर पर चैंपियंस बन पाते हैं या नहीं। और इसके बाद इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर विदाउट अ डाउट इस साल के ऑल आउट पेपर का बहुत ही बढ़िया मैच और गाइज प्रोबेबली आज तक की हिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया स्टील केज मैच हुआ, जिस स्टील केज मैच के अंदर यंग बक्स अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स लुचा ब्रोस के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज मैं इस मैच के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए ये मैच एक 5 स्टार मैच है, या फिर गाइज मेरे हिसाब से इस मैच की स्टार रेटिंग 5 स्टार से भी ज्यादा आती है। और मैं तो कहूंगा कि मेरे लिए ग्रेटेस्ट स्टील केज मैच है, क्योंकि गाइज सच में ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और गाइज हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज फाइनली इस मैच के अंदर यंग बक्स के लुचा ब्रोस के ऊपर फिनिशर लगाने के बाद भी लुचा ब्रोस ने किक आउट किया, जो देखकर यंग बक्स यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और यंग बक्स ने यहाँ पर लुचा ब्रोस के ऊपर लोबलो लगाया। और इसके बाद भी लुचा ब्रोस रुक नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पर यंग बक्स ने लुचा ब्रोस का मास्क फाड़ दिया, जिसके बाद ब्रैंडन कटलर से एक बैग लेकर यंग बक्स ने उस बैग के अंदर से एक शू निकाला, जिसके नीचे थंबटैक्स लगे हुए थे। और यहाँ पर मैट जैक्सन शू पहनकर रे फिनिश के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर तभी बीच में पेंटागन जूनियर आ गए, जो देखा जाए तो इस मैच के अंदर एक काफी इमोशनल टच था। पर फिर भी यहाँ पर मैट जैक्सन ने उस थंबटैग वाले शू से पेंटा के ऊपर अटैक किया और फिर भी लुचा ब्रोस ने यहाँ पर इस मैच के अंदर किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर क्राउड बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर लुचा ब्रोस ने किक आउट कर दिया है। पर इसके बाद रे फिनिक्स ने शू ले लिया और रे फिनिक्स ने इसी शू से यंग बक्स के ऊपर अटैक किया और इसके बाद पेंटागन जूनियर ने मैट जैक्सन के ऊपर टॉप रोप से कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाया, जो देखने के लिए इस मैच की एक बहुत ही तगड़ी मूव थी। पर इसके बावजूद भी यंग बक्स ने यहाँ पर किक आउट कर दिया और ये देखकर लुचा ब्रोस यंग बक्स के ऊपर स्टील केज के ऊपर से अपना टैग टीम फिनिशर लगाने के लिए गए, पर तब तक यंग बक्स खड़े हो गए और इसीलिए रे फिनिक्स ने स्टील केज के टॉप से यहाँ पर यंग बक्स के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस बॉडी लगाया, जिसके बाद लुचा ब्रोस ने यंग बक्स के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर यहाँ पर यंग बक्स को पिन कर ये मैच जीत लिया है। यानी कि गाइस अब हमें AEW कंपनी के नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस मिल चुके हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लुचा ब्रोस है, जो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट थी। और गाइस ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर लुचा ब्रोस रो भी रहे थे। पर अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस के तौर पर लुचा ब्रोस की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया कि गाइस इस मैच के लिए लुचा ब्रोस की इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि वो इस मैच के लिए अपने ट्रेडिशनल अटायर के अंदर आए थे, जो इंटरेस्ट मुझे तो बहुत पसंद आई। पर इसके बाद हम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच देखने को मिला, जिस मैच के रूल्स क्या है ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर इस पूरे मैच के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि एक तरीके से AEW कंपनी का एक रॉयल रंबल मैच है और अगर मैं इस पूरे के पूरे मैच के बारे में बात करता हूँ तो गाइस हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इस पूरे मैच के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि हमें इस मैच के अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले हैं, जिनके बीच की राइवलरी हमें इस मैच के अंदर कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी है। और गाइस जहाँ तक बात है इस मैच के अंदर पार्टिसिपेंट्स की,
तो हमें इस मैच के पहले 5 पार्टिसिपेंट्स के तौर पर हिकारू शिडा, स्काई ब्लू, इमी साकुरा, बनी और एबेडोन आती हुई दिखाई दी। दूसरे 5 पार्टिसिपेंट्स थे एना जे, कियारा होगन, हेलन किंग, डियामांटे और नायला रोज। तीसरे 5 पार्टिसिपेंट्स थे थंडर रोजा, रिहो, जिमी हेटर, फिनोल्पी फ्रॉड और बिग सॉल। और चौथे 5 पार्टिसिपेंट्स थे टाइकोंटी, रेड वेलवेट, जेड कारगिल, लैला हैरिच और रेबल। और इन सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के जोकर कार्ड की, तो गाइस इस मैच का जोकर कार्ड कोई और नहीं बल्कि रूबी सोहो यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रूबी राइट थी, जिन्होंने इस मैच के अंदर अपना एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू किया। और गाइस हमें इस मैच के अंदर रूबी सोहो की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और इस मैच के आखिर में इस मैच के अंदर रूबी सोहो, नायला रोज और थंडर रोजा बची हुई थी, जहां पर थंडर रोजा ने इस मैच से नायला रोज को एलिमिनेट किया। और जब फाइनली इस मैच के अंदर रूबी सोहो और थंडर रोजा बची हुई थी, तो यहाँ पर रूबी सोहो और थंडर रोजा इन दोनों के लिए हमें बहुत ही बढ़िया पॉप देखने को मिला है। और इस मैच के आखिर में हम कुछ कह नहीं सकते थे कि ये मैच कौन जीतेगा, पर गाइस जब इस मैच के आखिर में दोनों ही सुपरस्टार एप्रोन के ऊपर खड़ी थी, तब यहाँ पर रूबी सोहो ने थंडर रोजा के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया स्टेप अप किक लगाई, जिससे कि थंडर रोजा इस मैच से एलिमिनेट हो गई। और गाइस रूबी सोहो ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कि रूबी सोहो बन चुकी है एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और गाइस ये मैच जीतने के बाद हम यहाँ पर रूबी सोहो के चेहरे के ऊपर रूबी सोहो की खुशी देख सकते थे कि पहले रूबी सोहो को विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका भी नहीं मिला, लेकिन अब एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना डेब्यू करने के बाद ही रूबी सोहो एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे रूबी सोहो और डॉक्टर ब्रिट बेकर का एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच कब होता है। पर गाइस इसके बाद एडब्ल्यू कंपनी के ऑल आउट पेपर व्यू पर एमजेएफ क्रिस जेरिको को फेस कर रहे थे। और यहाँ पर इस मैच के लिए हमें क्रिस जेरिको के आइकॉनिक एंट्रेंस देखने को मिली, लेकिन गाइस यहाँ पर क्रिस जेरिको नहीं बल्कि एमजेएफ आ रहे थे, जिस वजह से एमजेएफ को यहाँ पर काफी ज्यादा बू मिली। और हमें यहाँ पर क्रिस जेरिको सिर्फ अपने गिटार थीम के ऊपर एंट्रेंस करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर जेरिको का पूरा थीम सॉन्ग क्राउड ने गाया, जो फिर एक बार क्रिस जेरिको का एक बहुत ही आइकॉनिक एंट्रेंस था। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइस हमें ये मैच एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल मैच देखने को मिला है, जिस मैच के अंदर एमजेएफ ने अपने हिल टैक्टिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। और एक टाइम के लिए एमजेएफ ने क्रिस जेरिको के ऊपर टॉप रोप से कोड ब्रेकर भी लगाया। और इसी बीच एक टाइम के लिए एमजेएफ ने क्रिस जेरिको के ऊपर एप्रन के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाया, पर जेरिको किस तरीके से 10 काउंट से पहले रिंग के अंदर आ पाए। और एमजेएफ की इतना भी अटैक करने के बाद जेरिको यहाँ पर बार-बार खड़े हो रहे थे, जो देखकर यहाँ पर वार्डलो आ गए। और इससे पहले कि वार्डलो इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते, यहाँ पर जेक हेगर आ गए। और यहाँ पर आकर जेक हेगर ने वार्डलो के ऊपर अटैक किया। और जब रेफरी ये सब चीजें देख रहा था, तब एमजेएफ ने पीछे से फ्रंट बैट से क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक किया। और इसके बाद क्रिस जेरिको के ऊपर उन्हीं का फिनिशर यानी कि जोड़े से फेक लगाकर यहाँ पर एमजेएफ ने क्रिस जेरिको को पिन किया। और गाइस यहाँ पर क्रिस जेरिको ने अपना पैर रोप के ऊपर रखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेफरी ने 3 काउंट कर दिया, जिससे कि एमजेएफ मैच जीत चुके हैं, यानी कि अब क्रिस जेरिको का रेसलिंग करियर खत्म हो चुका है। और गाइस एमजेएफ मैच जीतने के बाद अपनी जीत यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर एक रेफरी आ गया। और यहाँ पर आकर उस रेफरी ने ऑब्री एडवर्ड्स को बताया कि क्रिस जेरिको ने रोप के ऊपर पैर रखा था, जिस वजह से ये मैच रिस्टार्ट किया जाए। और यहाँ पर ऑब्री एडवर्ड्स को अपनी गलती पता चलने के बाद ऑब्री एडवर्ड्स ने ये मैच रिस्टार्ट किया। और गाइस ये मैच रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर क्रिस जेरिको एमजेएफ के ऊपर एक रोल अप पिन के लिए गए, लेकिन एमजेएफ ने यहाँ पर किक आउट कर दिया। और यहाँ पर एमजेएफ ने क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर सॉल्ट ऑन द अर्थ लगाया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लली यहाँ पर क्रिस जेरिको टैप आउट कर सकते हैं। पर गाइस जेरिको ने इसे रिवर्स कर दिया और जेरिको ने एमजेएफ के ऊपर अपना फिनिशर वॉल्स ऑफ जेरिको लगाया। और इस बार एमजेएफ वॉल्स ऑफ जेरिको सर्वाइव नहीं कर पाए और एमजेएफ ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि क्रिस जेरिको ये मैच जीत चुके हैं। और गाइस अब कहना पड़ेगा कि क्रिस जेरिको इतनी जल्दी रेसलिंग में से रिटायर नहीं होने वाली। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी इनर सर्कल आ गई। और यहाँ पर आकर इनर सर्कल ने क्रिस जेरिको के साथ क्रिस जेरिको की ये जीत सेलिब्रेट की। पर गाइस इसके बाद हमें इस साल के ऑल आउट पेपर का मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच देखने को मिला, जहाँ पर सीएम पंक 7 साल बाद रेसलिंग अंदर रिटर्न कर यहाँ पर डार्बी अलिन को फेस कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक को देखकर ये चीज काफी वियर्ड लगी कि यहाँ पर सीएम पंक फुल पैंट्स के अंदर रेसल कर रहे थे, क्योंकि हमने आज से पहले सीएम पंक को फुल पैंट्स के अंदर रेसल करते हुए नहीं देखा। पर गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइस ये मैच मेरे हिसाब से एक स्टोरी टेलिंग का मास्टरपीस था। और गाइस हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया स्टोरी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी है, जहाँ पर डार्बी अलिन इस मैच से पहले स्टिंग से गले मिले। और ये मैच स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर डार्बी अलिन सीएम पंक को चेन रेसलिंग के अंदर ओवरकम कर पा रहे थे, जो क्लियरली दिखाता है कि सीएम पंक ने 7 साल से रेसल नहीं किया। पर इसी चेन रेसलिंग अंदर एक टाइम के लिए सीएम पंक डार्बी अलिन के ऊपर अपना फिनिशर गो टू स्लिप लगाने के लिए गए, पर डार्बी अलिन किस तरीके से यहाँ पर बच पाए। और इसके बाद ये मैच थोड़ा फॉर कंटिन्यू होने के बाद सीएम पंक ने सडनली एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर डार्बी अलिन के ऊपर अपना फिनिशर गो टू स्लिप लगाया, पर डार्बी अलिन रिंग के नीचे गए, इसीलिए सीएम पंक यहाँ पर डार्बी अलिन को कवर नहीं कर पाए। पर जब डार्बी अलिन रिंग के अंदर आ गए, तब सीएम पंक डार्बी अलिन के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर लगाने के लिए गए। और यहाँ पर डार्बी अलिन ने रिवर्स कर दिया और यहाँ पर डार्बी अलिन सीएम पंक के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि कफ एंड ड्रॉप लगाने के लिए गए। और सीएम पंक ने फिनिशर काफी यूनिक तरीके के अंदर रिवर्स किया, क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक अंडरटेकर जैसे बैठ गए, जिससे कि डार्बी अलिन का फिनिशर रिवर्स हो गया। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर डार्बी अलिन सीएम पंक के ऊपर एक रोल अप पिन के लिए गए, पर पंक ने इसे रिवर्स कर दिया और पंक डार्बी अलिन के ऊपर अपना फिनिशर गो टू स्लिप लगाने के लिए गए। पर डार्बी ने फिर एक बार इसे रिवर्स कर अपने एक यूनिक पिन कॉम्बो के अंदर कन्वर्ट कर दिया, पर फिर भी सीएम पंक किस तरह से किक आउट कर पाए। और इसके बाद डार्बी अलिन सीएम पंक के ऊपर अपना सिग्नेचर मूव यानी कि फ्लिप स्टनर लगाने के लिए गए, लेकिन सीएम पंक ने इसे अपने फिनिशर यानी कि गो टू स्लिप के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पर डार्बी अलिन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर डार्बी अलिन को पिन कर सीएम पंक ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो 7 साल बाद सीएम पंक का प्रोफेशनल रेसलिंग अंदर रिटर्निंग मैच था। और गाइस सीएम पंक ने मैच जीत लिया है, जो मैच जीतने के बाद सीएम पंक काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर स्टिंग आ गई और यहाँ पर आकर स्टिंग ने सीएम पंक के साथ हैंडशेक किया, जिसके बाद सीएम पंक और स्टिंग ने मिलकर डार्बी अलिन को यहाँ पर खड़ा किया। और यहाँ पर सीएम पंक और डार्बी अलिन ने भी एक हैंडशेक किया, जो हमें इन रेसलर्स की स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है। पर इसके बाद हमें इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर ऑल आउट पेपर व्यू का सबसे लीस्ट पॉइंट और सबसे शॉर्टेस्ट मैच देखने को मिला, जहाँ पर पॉल वाइट एके बिग शो क्यूटी मार्शल को फेस कर रहे थे। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले क्यूटी मार्शल के पार्टनर्स यानी कि एरन सोलो और निक कामारोटो ने पॉल वाइट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर पॉल वाइट ने इसे ओवरकम किया, जिसके बाद
बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और इस मैच के अंदर पॉल वाइट काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और ये देखकर एरन सोलो और निका मोराटो ये दोनों ही इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए, लेकिन पॉल वाइट ने इन दोनों को ही साइड में लगा दिया और इसके बाद क्यूटी मार्शल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि चोक स्लिम लगाकर यहाँ पर क्यूटी मार्शल को पिन कर पॉल वाइट ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से स्क्वैश मैच ही था। पर इसके बाद हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अब मिनोरी सुजुकी फॉरबिडन डोर खोलकर अब वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए हैं और अब जॉन मॉक्सली दिखाने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर किस तरीके से रूल करते हैं। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और इसके बाद हमें मैलिका ब्लैक का भी प्रोमो पैकेज वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि अब डस्टन रोड्स मैलिका ब्लैक से अपने भाई का बदला लेने के लिए आने वाले हैं, लेकिन डस्टन रोड्स को काफी गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि सबको पता है कि जब मैलिका ब्लैक को गुस्सा आता है तब मैलिका ब्लैक क्या करते हैं, इसलिए डस्टन रोड्स ज्यादा गुस्सा ना हो और डस्टन रोड्स मैलिका ब्लैक को ज्यादा गुस्सा भी ना दे। जो बात यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कही और जाते जाते मैलिका ब्लैक ने कहा कि नेक्स्ट वीक डस्टन रोड्स की बारी है और इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस साल के ऑल आउट पेपर के मेन इवेंट का, जहां पर हमें एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि केनी ओमेगा अपनी एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही क्रिश्चियन केज और केनी ओमेगा एक दूसरे ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर इन दोनों ने अपना अपना फिनिशर रिवर्स कर दिया और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहां पर इस मैच की शुरुआत में क्रिश्चियन केज यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे और ये देखकर डॉन कैलिस ने यहाँ पर रेफरी को डिसाइड किया, जिसका फायदा उठाकर केनी ओमेगा ने इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज के ऊपर एक टेबल रखा और केनी ओमेगा ने उस टेबल के ऊपर जंप किया, जिस स्पॉट के बाद इस मैच के अंदर केनी ओमेगा डोमिनेट कर रहे थे। और इसके बाद ये मैच एक नॉर्मल रेसलिंग मैच चला, जिस मैच के अंदर हमें थोड़े फार कूल स्पॉट देखने को मिले कि जब क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के ऊपर स्पीयर लगाने के लिए गए तब केनी ओमेगा ने यहाँ पर क्रिश्चियन केज के ऊपर एक काफी बढ़िया वीटिगर लगाई और जब ओमेगा दोबारा से क्रिश्चियन केज के ऊपर एक वीटिगर लगाने के लिए गए तब क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा की मिडिल फिंगर दिखाई और इसी बीच क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा के ऊपर रिंग के बाहर रखी हुई टेबल के ऊपर भी एक स्पीयर लगाई और इसके बाद ओमेगा को रिंग के अंदर ले आकर केज ने केनी ओमेगा के पीछे से और ओमेगा के सामने से भी स्पीयर लगाई और इस सब के बावजूद यहाँ पर केनी ओमेगा किक आउट कर पा रहे थे, पर ओमेगा के पीठ के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। इसलिए जब क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना एक सबमिशन मूव लगाया तब गैलोज और एंडरसन यहाँ पर मैच रोकने के लिए आ गए, पर क्रिश्चियन केज ने एंडरसन के ऊपर अटैक किया, पर सरप्राइजिंगली गैलोज ने क्रिश्चियन केज को पकड़ लिया और ओमेगा क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन ओमेगा ने एक्सीडेंटली गैलोज के ऊपर अटैक कर दिया और इसी बीच क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर किल स्विच लगाया, पर ओमेगा किस तरीके से किक आउट कर पाए। पर इसके बाद क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर किल स्विच लगाने के लिए गए, पर ओमेगा ने रिवर्स कर दिया और ओमेगा ने टॉप रोप से क्रिश्चियन केज के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग रेंजर लगाया और यहाँ पर क्रिश्चियन केज को पिन कर केनी ओमेगा ने मैच जीत लिया है। और गाइस स्टिल है हमारे एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर यंग बक्स आ गए और यहाँ पर आकर दिलीट ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर क्रिश्चियन केज को बचाने के लिए जुरासिक एक्सप्रेस आ गई, जिनके ऊपर भी दिलीट ने अटैक किया। और इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए केनी ओमेगा कह रहे थे कि केनी ओमेगा बहुत पहले से कह रहे हैं कि केनी ओमेगा को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई नहीं हरा सकता और जो हराने वाले थे वो पहले रिटायर हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं। पर गाइस तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर पूरे के पूरे एरिना के लाइट्स ऑफ होती है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एडम कोल आते हैं। और गाइस अगर आपको एडम कोल और बुलेट क्लब की हिस्ट्री पता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एडम कोल बुलेट क्लब के ऊपर टर्न कर सकते थे और गाइस यहाँ पर एडम कोल को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देखने को मिला है और यहाँ पर आकर एडम कोल केनी ओमेगा के आमने सामने खड़े हो गए और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली एडम कोल केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर सकते हैं, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एडम कोल ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब एडम कोल यहाँ पर दिलीट के साथ है। और इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल इलीट को कभी नहीं छोड़ने वाले, जिसका मतलब कि एडम कोल यहाँ पर इलीट ज्वाइन कर ली है। और इसके बाद यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा कह रहे थे कि इलीट वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट फैक्शन है और इलीट को कोई नहीं तोड़ सकता। और एक कहकर जब यहाँ पर केनी ओमेगा गुड बाय और गुड नाइट कह रहे थे तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डेनियल ब्रायन आते हुए दिखाई दिए। और गाइस यहाँ पर आकर डेनियल ब्रायन ने क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस को उठाया, जिसके बाद हमें इलीट जुरासिक एक्सप्रेस क्रिश्चियन केज और डेनियल ब्रायन के बीच में फेस ऑफ देखने को मिला। और यहाँ पर डेनियल ब्रायन क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस ने मिलकर इलीट के ऊपर अटैक किया, जहाँ पर डेनियल ब्रायन ने निक जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाया और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड डेनियल ब्रायन को देखकर शॉक में था, जिसके साथ ही इस साल का एडब्ल्यू कंपनी का ऑल आउट पेपर ऑफर चला गया। और गाइस कहना पड़ेगा कि एडब्ल्यू का अब तक का सबसे बढ़िया पेपर था और शायद ही मेरा एडब्ल्यू का आज तक का मोस्ट फेवरेट पेपर था। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे एडब्ल्यू के शोज के ऊपर डेनियल ब्रायन और एडम कोल का क्या होता है। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पेपर कैसा लगा। लेकिन गाइस हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम एडब्ल्यू कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारी वो वीडियो आने से पहले ही एडब्ल्यू कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट जाना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट सबसे पहले जानने को मिलता है। इसलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर एडब्ल्यू की सभी न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर आने से पहले जानने के लिए हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?